नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। एक बार फिर एक ऐसी बात सामने आई है जिसको लेकर ऑपरेशन लोटस की याद ताज़ा हो गई है। आपको याद होगा ऑपरेशन लोटस, इसकी काफ़ी चर्चा होती रही है गुज़िश्ता दिनों, गुज़िश्ता महीनों। और ऑपरेशन लोटस का मतलब क्या है, किस तरह से ऑपरेशन लोटस ने काम किया था मध्य प्रदेश पे, किस तरह से ऑपरेशन लोटस ने काम किया था कर्नाटक पे। हालांकि ये कोई बहुत ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल होता रहा है। और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र पर फिर एक बार ऑपरेशन लोटस का दांव आजमाया गया है। जी हां, महाराष्ट्र में जो मौजूदा सरकार अभी है, MVA की सरकार, यानी महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी यानी एक ये इत्तेहाद है, और इस इत्तेहाद में कांग्रेस, इस इत्तेहाद में NCP और इस इत्तेहाद में शिवसेना, ये तीनों बड़ी पार्टियां जो हैं वो शामिल हैं। और शिवसेना के ही लीडर उद्धव ठाकरे MVA सरकार के वजीर आला हैं। लेकिन वजीर आला होते रहने के बावजूद जो महाराष्ट्र की जो सरकार है MVA की, इसे बीच बीच में कई सियासी झटके लगते रहे हैं। जब कहते हैं कि जब झटका लगता है तो उसमें थोड़ी कंपन होती है, वो हिल जाती है। लेकिन कई सियासी झटकों को इसने बखूबी बर्दाश्त भी कर लिया है, उसको झेल लिया है। लेकिन इस बार का झटका ऐसा लग रहा है थोड़ा जोरदार है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस बार के झटके को MVA भी झेल पाएगा, बर्दाश्त कर लेगा, पचा पाएगा, या फिर यह कि इस बार का झटका इतना जोरदार है कि सरकार हिल भी सकती है और गिर भी सकती है। यह बहुत अहम सवाल है जिसको लेकर इन दिनों खूब ज्यादा चर्चा हो रही है। खासतौर से एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के ही लीडर हैं, वो बागी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने बागियाना तेवर अपना लिया है। और सिर्फ वो ही नहीं, अगर वो सिर्फ बागी हो जाते तो शायद MVA सरकार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा नहीं होती, और शायद BJP के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण नहीं होती। लेकिन उनके साथ बताया जा रहा है कि 16, 17, 18, कुछ लोग कह रहे हैं कि 12, कुछ कह रहे हैं कि 18 से ज्यादा, इतने MLAs हैं। और खबरें यह सामने आ रही हैं कि महाराष्ट्र के शिवसेना के बागी MLAs कहां हैं? हिंदुस्तान में ही है, गुजरात में है, सूरत में है। तो सूरत में बने रहने की सूरत में क्या MVA के लिए एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या MVA की सरकार इस बार गिर जाएगी? आंकड़े क्या बताते हैं? सवाल करेंगे अपने खास पैनलिस्ट से। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ अगले आधे घंटे। हालांकि MVA की जो सरकार है और खासतौर से उसमें शिवसेना, उससे हालिया जो झटके लगे हैं अभी राज्यसभा चुनाव के दौरान और विधान परिषद के चुनाव के दौरान, और उस झटके के साथ ही साथ ये जो इतना बड़ा एक सियासी बहरान खड़ा हो गया है, तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई ये एक बड़ा सियासी बहरान है, और क्या वाकई अब ये सवाल बहुत बड़ा हो गया है, संजीदा हो गया है कि शरद पवार क्या इस बार अपनी पावर दिखा पाएंगे? क्या शरद पवार, क्या कांग्रेस, क्या शिवसेना, ये सब मिलजुल कर क्या अपनी सरकार बचा लेंगे? हम आपको ग्राफिक्स के जरिए से आंकड़े भी दिखाते रहेंगे बीच बीच में कि किस पार्टी के कितने नंबर्स हैं। लेकिन पहले मैं अपने मेहमानों का इस्तकबाल करना चाहता हूं। हमारे साथ हैं महेश वर्मा, तर्जुमान BJP। हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन पांडे, नेशनल स्पोक्सपर्सन है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी NCP के, और विनोद यादव हैं सीनियर जर्नलिस्ट, और कुछ देर में हमारे साथ बल्कि जुड़ चुके हैं एडिटर मुंबई ब्यूरो अमित राय। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा विनोद यादव साहब, और आपसे यह जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की सियासी जो तस्वीर है उसमें कई बार अलग अलग रंग भरे जाने की कोशिशें हुई हैं। खासतौर से ये जो मौजूदा हुकूमत चल रही है, क्या इस बार वाकई एक नया चैप्टर लिखे जाने की पूरी तैयारी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। महाराष्ट्र में इस बार जो पॉलिटिकल सिचुएशन निर्माण हुई है वो बहुत ही गंभीर है, और इस बात
का इल्म जो है मुख्यमंत्री होने के नाते उद्धव ठाकरे को बहुत पहले ही हो जाना चाहिएगा। देखिए, पहले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जो विधायकों की संख्या थी, यानी जब 2019 में जब सरकार बनी तब बीजेपी के पास में 113 विधायकों का एक समर्थन था, उनके 106 थे और निर्दलीय और छोटे विधायकों को लेके। इसके बाद जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, वो संख्या उनकी बढ़कर 123 हो जाती है। कुछ दिनों बाद फिर चुनाव होता है विधान परिषद का, वो संख्या बढ़कर 133 तक पहुंच जाती है और 228 सदस्यों वाले महाराष्ट्र विधानसभा में एक विधायक, शिवसेना के ही एक विधायक का निधन हो चुका है। तो इस समय 287 का जो नंबर है तो मैजिक फिगर 144 हो जाता है जी। तो आप देखेंगे अगर सेना के पास, बीजेपी के पास में 133 विधायकों का इस समय समर्थन है और एकनाथ शिंदे के साथ में, हालांकि अभी तक एग्जैक्ट कितने विधायक उनके साथ में ये संख्या नहीं सामने आई है, पर जो माना जा रहा है 12 है या 22 है या कुछ लोग कह रहे हैं कि 35 भी हो गए हैं। तो जो भी है कुछ समय बाद शायद स्पष्ट हो जाए। अगर मान लीजिए 10 से अधिक है तो फिर तो उद्धव ठाकरे की सरकार एक तरह से अल्पमत में है। हालांकि राजनीति है, यहाँ संभावनाओं का खेल है। जब तक अविश्वास प्रस्ताव ना आ जाए, जब तक फ्लोर टेस्टिंग ना हो जाए, तब तक किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। पर आज की स्थिति में इस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार खतरे में नजर आ रही है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, उद्धव ठाकरे की सरकार खतरे में नजर आ रही है। एनसीपी से हमारे बीच है डॉक्टर पवन पांडे। डॉक्टर पवन पांडे, अगर उद्धव ठाकरे की सरकार खतरे में, इसका मतलब है कि एनसीपी भी खतरे में है, इसका मतलब है कि कांग्रेस भी खतरे में है। तो क्या ये खतरा वाकई इतना बड़ा हो गया है कि अब लग रहा है कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? देखिए, जब से महाआघाड़ी विकास सरकार जो यहाँ महाराष्ट्र में हम लोग की बनी हुई है, तब से आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी हर दिन, हर महीने, हर सप्ताह कुछ ना कुछ कोशिश करती है कि इस सरकार को कैसे भी गिरा दिया जाए, हमारी नई सरकार बन जाए। इतनी बेचैनी हम लोगों ने अपनी राष्ट्रीय राजनीति में, इतिहास में, लोकतंत्र में, जब से हमारा देश 47 के बाद चल रहा है, हम लोगों ने इतनी बेचैनी किसी भी सरकार, मतलब विपक्ष को नहीं देखी है। केंद्र में बैठे हुए लोगों को इतनी बेचैन होते हुए नहीं देखा है कि एक राज्य की सरकार को तरह तरह से कोशिश किया जाए, माने प्रत्येक क्षण कोशिश किया जाए कि उसमें गिरा दे। आप देखेंगे कि इन लोग विपक्ष में बैठे हैं, कोई विपक्ष की सकारात्मक भूमिका इन लोग निभाने को तैयार नहीं है। हर समय एक नया बकरा लाते हैं, हर समय नया एक एंगल बनाते हैं, कैसे भी करके सरकार को गिरा दिया जाए। अभी आपने देखा होगा कि नहीं, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि कोविड में अच्छा सरकार काम नहीं कर रही है। अभी देखिए, आंकड़े का खेल लेके लोग आ गए, अभी कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अंततः ये सरकार चलेगी। सबको समझ में, सब लोग समझते हैं कि हमको इनको रोकना है भाई, मिलके रोकना है, मिलके महाराष्ट्र का विकास करना है। कुछ दिक्कतें जब गठबंधन की सरकार चलती है तो समस्याएं होती है, उसको मिल बैठ के ही उसको सुलझाया जाता है और चलती है सरकार। देखिए, अभी तक चल रही है, अच्छा काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इसको देख रहे हैं कि हम लोग कई डिबेट कर चुके हैं कि अब सरकार गिर जाएगी, अब सरकार गिर जाएगी, अब सरकार गिर जाएगी। अरे सरकार गिराने में क्यों लगे हुए हैं? आप अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप विपक्ष की भूमिका ठीक से क्यों नहीं निभा रहे हैं? आप क्यों इस सरकार के पीछे पड़े? मतलब क्या भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में क्या गैर भाजपा की कोई सरकार किसी राज्य में नहीं चलती? नहीं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये दूसरी विपक्षी पार्टी जो है महाराष्ट्र वो ऐसा कर रही है। आपके अपने जो अलायंस पार्टी है उसके ही लीडर बागी होते नजर आ रहे हैं। भाई, एकनाथ शिंदे बीजेपी की तो नहीं है। मैं उस पर आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं, देखिए, जब हमारे बागी हुए हैं तो हम लोग देखेंगे ना, हम लोग बैठक कर रहे हैं, हम लोग बात करने की कोशिश, एक के बाद एक आपको इशारे मिलते गए। राज्यसभा चुनाव के दौरान क्या हुआ, विधान परिषद चुनाव के दौरान क्या हुआ, क्या आप लोग, मतलब समझा तो ये जाएगा कि आप लोगों ने जो है बिल्कुल एकदम एक ऐसे ख्वाब में आप लोग हैं कि बस कुछ होता रहे, पकड़ नहीं है आपके अपने विधायकों पर? क्यों है? हम लोग किस ख्वाब में? आप बताइए कि नहीं, बिल्कुल पकड़ है, बिल्कुल पकड़ है। अच्छा, आप तो मुझे आप ये बताएं, बिल्कुल पकड़, मुझे बताएं कि एकनाथ शिंदे के साथ कितने एमएलएज हैं? देखिए, अब ये इसी सवाल को मैं घुमा के पूछता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उनके साथ इतने हैं, वही आंकड़ा साफ कर दें।
चलिए ठीक है, ये तो ठीक फ्लोर है पे भैया, पता ओके। चलेगा ना कि उनके साथ महेश वर्मा जी क्या हमारे है, साथ नहीं हैं, है। नेशनल स्पोक्स माफ कीजिएगा तर्जुमान बीजेपी महेश वर्मा। महेश वर्मा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है शायद? मेरा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में कई बार ऐसे मौके आए जब लगा कि सरकार गिर जाएगी, सरकार स्लिप आउट हो जाएगी, फिसल जाएगी, दौड़ नहीं पाएगी अपने आखिरी उस मंजिल के निशान तक, और हर बार जो शिवसेना या दूसरे जो भी अलायंस पार्टी उनके नेता यही कहते रहे कि बीजेपी वाले खेल कर रहे हैं। जो मौजूदा हालात उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे हालात तो कभी नहीं बने। आप ये देखिए कि जैसे हमारे पत्रकार मित्र विनोद यादव जी ने जो आपके सामने रखा, जो तस्वीर उन्होंने रखी, उससे तो साफ जाहिर होता है कि महाराष्ट्र में अल्पमत में सरकार चल रही है इस समय। और हमारी एक संवैधानिक जो व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जब अल्पमत में सरकार चली गई, विधानसभा में आउट करना चाहिए और उनको विश्वास मत साबित करना चाहिए। अब सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है, क्या है, कैसे है, ये तो आप हमसे पूछ रहे हैं, या आप खुद से पूछिए कि आपके लोग आपके साथ क्यों नहीं है, आपके लोग जो है आपको क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। कारण तो शिवसेना प्रमुख जो है वो उद्धव जी बताएंगे, उनके लोग बताएंगे। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ स्थिति परिस्थिति का जिस तरह से निर्माण हुआ है, ये उस तरह का नहीं है जैसे शरद पवार जी अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि वे क्रॉस वोटिंग चलती रहती है और सरकार भी चलती रहती है। ऐसा नहीं है। क्रॉस वोटिंग के बाद जो है वो तो ठीक है, वो ठीक है। मैं थोड़ा सा इससे अलग, आज ये आपसे सवाल मेरा ये था कि आपने कहा कि बीजेपी यानी जो एमवीए है इनके लोग ही खुद इनके साथ नहीं है, तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई इनके साथ इनके लोग नहीं है और ये अल्पमत में है? आप ये देखिए ना, एमएलसी चुनाव हुआ, 133 वोट बीजेपी को मिल रहा है। राज्यसभा चुनाव हुआ, 123 विधायक हमारे पास है, 133 विधायक हमारे पास है अभी हाल तक। तो इसका मतलब है कि अगर शिवसेना को कम वोट मिला है, उनके पास विधायक ही नहीं है, इससे ज्यादा प्रमाणिक और स्थापित तरीका और क्या हो सकता है? अल्पमत संजय रावत कह रहे हैं कि ये बीजेपी का खेल है, वो तमाम हमारे विधायक उनको सूरत पर ले जाकर डरा धमका कर रखा गया है। देखिए, स्वाभाविक रूप से वो और क्या कहेंगे, उनके पास और कहने के लिए आज के डेट में क्या बचा हुआ है जो वो कहेंगे? यही कहेंगे। अब जैसे आपने कहा कि ऑपरेशन लोटस, हमारी संख्या वहां 106 विधायकों की है, सबसे बड़ी हम पार्टी हैं। स्वाभाविक रूप से दावेदार क्लेमेंट कौन बनेगा? हम ही बनेंगे। हमारे लेकिन वो अलावा लोग सूरत ही क्यों गए, सवाल ये है। सूरत जाएं और कहां जाएं? आप मुझे बताइए, और कौन सा सेफ जगह है जहां पे उनको अच्छे से, उनको सेफ एंड सिक्योर तरीके से वो अपने आप को सेफ महसूस करते? महाराष्ट्र में तो भाई, कहीं केंद्र नहीं में आपकी जाएंगे। सरकार है, आप ऐसी बात करेंगे, कहां कौन सी सेफ जगह है बताइए? ये तो बड़ा अजीब सा मतलब जवाब हो गया मुझे समझ। डॉक्टर नहीं, पवन पांडे देखिए कितने जोर से हंस रहे हैं इस पर। पवन पांडे, आपको जवाब देना होगा, सूरत ही क्यों गए वे लोग, क्यों लग रहा है आपको? देखिए, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। हाँ। अभी भाजपा के प्रवक्ता जी ने साफ कह दिया कि उनको सुरक्षा ही वहां मिलेगी। अच्छा। मतलब आप देख लीजिए कि देश में सबसे सुरक्षित विधायकों को ले जाके छुपाने की, विधायकों को वहां रखने की सुरक्षित जगह जो है सरकार गिराने के लिए, गिराने की मंशा से वो गुजरात है। ये खुद ये कबूल कर रहे हैं। अब मैं इनके जो इन्होंने सवाल उठाया, मैं बस उसका जवाब देना चाहता हूँ जल्दी से। हाँ, इन्होंने कहा कि वो तो राज्यसभा के इलेक्शन में ही पता चल गया था। इन्होंने कहा, तो जब पता चल गया था तब आप लोग कहाँ बैठे हुए थे? आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग क्यों इंतजार कर रहे थे? अभी भी आप किस बात के इंतजार कर रहे हैं? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार नहीं गिरेगी। प्रोपेगेंडा खड़ा कर देना और बात है, और सरकार चलानी, सरकार गिरा देनी और बात है। ये अच्छी तरह आप लोग जानते हैं। चलिए ठीक है। मुझे अपने जो मुंबई ब्यूरो हमारे हैं अमित जी, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। अमित जी, 2-3 सवाल हैं। मैं तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले का अपडेट क्या है। अमित जी, आपको क्या लग रहा है, एकनाथ शिंदे कुछ इस तरह से रूठ गए हैं कि उनको मनाया नहीं जा सकता है, या कुछ इस तरह से वो रूठ के इतने दूर चले गए हैं कि उनकी सूरत ही बदल जाएगी?
देखिए, जो अभी की अपडेट है वो मैं आपको बता दूं कि इस समय मिलिंद नार्वेकर जो शिवसेना के सचिव हैं, उद्धव ठाकरे के राइट हैंड है वो, और एक एमएलसी है जो है, वो दोनों लोग इस समय होटल में सूरत में मौजूद हैं। अब पिछले 50 मिनट से लगातार सारे विधायकों के साथ और एकनाथ शिंदे के साथ उनकी बैठक चल रही है। उद्धव ठाकरे ने जो मैसेज देने को कहा है वो मैसेज वहां दिया जा रहा है। देखिए, ये नाराजगी कैसी है, यहाँ पे साफ तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज दोपहर को शिवसेना के आला नेताओं से एकनाथ शिंदे की बात हुई थी। उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि ये जो महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही है वो कहीं ना कहीं शिवसेना को खत्म कर देना चाहती है। क्यों खत्म कर देना चाहती है? पहला तो ये बात है कि जो मंत्रालय दिए गए, जो सबसे बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, वो एनसीपी ने अपने हाथ में रखा, जबकि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं होते हैं वो शिवसेना के पास दिए गए हैं। कोई भी शिवसेना का विधायक अगर फंड मांगता है अपने विकास कार्यों के लिए अपने कार्य क्षेत्र में, तो वो फंड पास नहीं किया जाता है, जबकि एनसीपी जो है अपने विधायकों को वो फंड जो है वो तुरंत पास कर देती है। दूसरा ये उन्होंने बात कही कि अगर इसी तरह चलता रहा तो शिवसेना खत्म हो जाएगी। तीसरी बात ये थी कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का लगातार इंटरफेरेंस चल रहा था एकनाथ शिंदे के कामकाज में, उससे वो नाराज चल रहे थे। उनके जो सचिव है, उनके जो आईएएस अधिकारी उनके दफ्तर में है, उनको फाइल पर साइन करने के लिए मना किया जाता था, और कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे को आगे लिया जा रहा है और एकनाथ शिंदे को पीछे लिया जा रहा है। ऐसी नाराजगी जो है वो एकनाथ शिंदे के मन में है। तो कई बार जो ऐसी नाराजगी जो है खुलकर सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है सुबह फोन पे कि आप कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन से बनी महाविकास अघाड़ी सरकार से आप बाहर निकलिए, नहीं तो शिवसेना खत्म हो जाएगी, हिंदुत्व जो है शिवसेना का खत्म हो जाएगा, और अगर आप बाहर निकलते हैं तो मैं आपके साथ हूं और जितने विधायक मेरे साथ हैं वो सारे हैं। इस बात लेकिन अमित जी सवाल यह है कि बाहर निकलने का मतलब क्या है? बाहर निकल गए फिर क्या करेंगे? क्या सरकार गिर जाएगी, दोबारा इलेक्शन चाहिए? मैं आपके पास आता हूं, यादव जी आपके पास आता हूं, विनोद थोड़ा सा रुकिए। अमित जी, बाहर निकलने का मतलब क्या? दूसरी बात यह भी है कि अगर एकनाथ शिंदे को नाराजगी है, वो कुछ अपनी बात कन्वे करना चाहते, वो सूरत क्यों चले गए, वो गुजरात क्यों चले गए? देखिए, यही सवाल कांग्रेस एनसीपी शिवसेना उठा रही है कि अगर आपके मन में नाराजगी थी तो आप जो है यहां, आपको याद होगा जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही थी, तब जब सीएम बनने की बात चल रही थी तो एकनाथ शिंदे का भी नाम सामने आ रहा था, और एकनाथ शिंदे उस समय लगभग 25 विधायकों के साथ मातोश्री पहुंचे थे। उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया था, लेकिन उसमें परिस्थितियां ऐसी बन गई कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद जो है वो ग्रहण करना पड़ा। तो उस समय से ही महाविकास अघाड़ी में चल रहे कामकाज को लेकर ये नाराज थे, और जिस तरह से इन्हें अनदेखा किया जा रहा था, बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से राज्यसभा में तीसरी सीट बीजेपी के पास चली गई, एमवीए की हार हुई, उसके बाद विधान परिषद में 5वीं सीट भी बीजेपी के पास चली गई, एमवीए की हार हुई, इस पूरे मामले में इनसे कोई भी राय मशवरा नहीं लिया गया, जिससे ये बिल्कुल नाराज जो है नजर आ रहे थे। ओके, विनोद यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, विनोद यादव जी बोलें। तो ये है, ये जैसे मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये राजनीतिक जो है ये संभावनाओं का खेल है। अगर मिलिंद नार्वेकर से एकनाथ शिंदे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो आप इस बात को भी कहीं ना कहीं जहन में रखना चाहिए कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे खुद अब 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जो ये राज्य सरकार चल रही है उससे बाहर निकलने का कोई मार्ग देख रहे हो, क्योंकि शिवसेना के कई विधायक जो है वो लगातार ईडी के और केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पे है, और उन पे लगातार शिवसेना विधायकों का भी दबाव है कि इस सरकार से बाहर निकलना चाहिए। और यही बात अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। अगर ये बात खुद उद्धव ठाकरे कहते तो उनके ऊपर दगाबाजी करने का आरोप लगता। अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं तो ये आरोप तो उनपे लगेगा नहीं। डॉक्टर पवन पांडे, क्या आप इस बात की पुष्टि करेंगे, इसकी तस्दीक करेंगे जो यहां पर इस अंदेशे का इजहार किया जा रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि शिवसेना शायद खुद जो है वो चाहती कि ऐसा कुछ हो जाए और एनसीपी और कांग्रेस को पता भी ना चले? नहीं, देखिए ये हम लोग नहीं मानेंगे, ऐसी बात नहीं है, और राजनीति में इस तरह की बातें नहीं होती। कोई आदमी आपके साथ इतना लंबा चले और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ चले जिसमें कि सबकी सहभागिता हो और बढ़िया से काम हो, और वो देख रहे हो कि जो विपक्ष में बैठी शक्तियां हैं वो किस तरह से इस सरकार को गिराना चाहती है, किस तरह से आपको आपके काम को नहीं करने देना चाहती, किस तरह से रोकना चाहती है। तो आप जहां इतने अच्छे से काम कर रहे हैं वापस आप क्यों जाएंगे और क्यों अपने
सभी चीजों को जो है आप डिस्कस करें। तो ऐसे ही मुझे हम लोग को ऐसे कोई संभावना नहीं देता, क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षा होती है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से चीजों को देखता है, समझता है। लेकिन पार्टियों की बात है, गठबंधन की बात है, और जहां तक मुझे लगता है कि ये सब बातें मीडिया में तो नहीं होती हैं और बातें चल रही है, मीटिंग चल रही है। लेकिन पत्रकारों के अपने सोर्सेज होते हैं और इसलिए ये बातें सामने के बार आ जाती हैं। महेश वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या इस बात की कोई मतलब आप बता पाएंगे कि कोई ऐसे आसार हैं कि फिर से एक बार बीजेपी और शिवसेना एक साथ मिलकर सरकार चलाए महाराष्ट्र में? ऐसे आसार आपको कहां से दिखाई दे रहे हैं? जो इस तरह के सवाल आप पूछ रहे हैं, उसका कोई कारण होना चाहिए ना। उसका कारण तो अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपको कुछ ज्यादा आपके ही पार्टी के लीडर कई बार डेडलाइन तक देते रहे हैं कि बस मार्च के बाद, अप्रैल के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, और आप ऐसी बात कर रहे हैं महेश वर्मा जी। नहीं, किस चीज के लिए? सरकार बनाने के लिए? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमने कभी इस तरह का कोई बयान आप एक भी नहीं दिखा सकते हैं। हमने ये जरूर कहा होगा कि ये सरकार जो है कुछ महीनों के बाद गिरेगी और अपने ही कारणों से गिरेगी। आज जो ये एनालिसिस आ रहा है उसमें कहीं बीजेपी को नहीं कहा जा रहा है। सवाल यह है कि अगर बीजेपी के पक्ष में 133 वोट आए, 123 वोट आए, 113 वोट आए, 3 साल का यात्रा हमने किया, तो क्या आज की डेट में जो सिचुएशन, जो स्थिति परिस्थिति का निर्माण हुआ, वो हम जो है अगर यही करना चाहते, जो आप कह रहे हैं कि सूरत में जाके जो है वो हम सूरत ले जाके जो है ऐसे कर रहे हैं, तो ये जब करना होता है, यही जब करना होता तो 3 साल कम होते हैं क्या हमारे लिए? बहुत पहले कर लिए होते। लेकिन ये जो करने वाले लोग तो हुई थी शुरू में अजित पवार के साथ, मुझे लगता है 5:30 या 5:45 बज रहा था सुबह। हाँ, तो वो अगर अजित पवार जी के साथ जो एक प्रयोग हुआ और वो प्रयोग असफल रहा, तो उसके लिए अजित पवार जी ही जिम्मेवार थे। बिल्कुल। न कि बीजेपी। उन्होंने कहा कि भाई मैं पार्टी का नेता, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। तो लोकतंत्र में और क्या होता है मुझे ये बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में होता है कि 5:30-6 बजे, 5:45 बजे कोई शपथ ले, ऐसा बहुत कम ही सुनने को मिला था, लेकिन वो भी चलिए देख लिया, लोकतंत्र में होता है। पवन पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप क्या कहना चाहते हैं? महेश वर्मा जी जो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को इसमें ऐसा फिलहाल, मेरी बात अभी कंप्लीट होगी, मैं कुछ और बोल सकता हूँ। बोलिए। आप बीच में जो है आज कुछ चीजों को समझने की, देखिए सवाल है कि वहां जो जिस तरह का सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्रॉस वोटिंग के बाद किसी पार्टी में बगावत हो गई, जो पहली बार आपको ऐसे महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। और वो इस बात को तस्दीक करता है, कहीं उसकी पुष्टि करता है कि शिवसेना में कुछ अच्छा नहीं है, वहां सरकार में कुछ अच्छा नहीं है, लोग बागी रुख पकड़ चुके हैं, रास्ते को पकड़ चुके हैं। एक बात। दूसरी बात कि वहां जो है ना, अब ये जो राजनीतिक ये जो संकट है ये गहरा गया, क्योंकि उनको पद से हटा दिया गया है। जो अपने एकनाथ शिंदे साहब हैं, उनको शिवसेना ने पद से हटा दिया। बिल्कुल। तो जो एक खींचतान थी वो और बढ़ गई है। तो ये भी हो सकता है कि उनको सीएम ही बना दे। पवन पांडे, आपका रिएक्शन? कमाल की बात कर रहे हैं आप। सीएम कैसे बन जाएगा एक आदमी जब नेता हाउस ऑफ लीडर के पद से ही हटा दिया गया, उसको इतना बेइज्जत किया गया। अब ऐसी स्थिति परिस्थिति का निर्माण हो गया, तो उसमें स्वाभाविक रूप से जो है सियासत, और राजनीतिक, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल उठाया है। पवन पांडे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी क्या टाइम कम है हमारे पास जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने एक सवाल उठाया कि ये लोग कभी सरकार गिराने के पक्ष में नहीं है जी, ये हमेशा सहयोग करते हैं। अब इनसे बस इतना बताइए कि पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, खाली इसका ये जवाब देते हैं। ये सरकार गिराने में अभी नहीं लगे रहते हैं, तो ये बयान बार बार क्यों आता है इन लोग का? ठीक है, ये इनकी मंशा साफ है और पूरा हिंदुस्तान जानता है, महाराष्ट्र की जनता जानती है। मंशा साफ है कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पास इतना गट्स है, बचा लेंगे सरकार? सर, हर बार बचती है, इस बार भी बचेगी, आप देखेंगे। चलिए ठीक है, अमित जी आपके पास मैं वापस आ रहा हूं। अमित जी, आपने जो बोला कि एकनाथ शिंदे की बीजेपी अब इन शिवसेना के बड़े लीडर से बाकायदा बातचीत हो रही है, मतलब कि वो उनका नेटवर्क डाउन नहीं हुआ है, नेटवर्क में है, विद इन द रेंज, है ना, आउट ऑफ नेटवर्क नहीं है, तो क्या समझा जाए, होने क्या जा रहा है? अमित जी देखिए, एक टेक्निकली बात मैं आपको समझा दूं। शिवसेना के पास जीते थे 56 विधायक, एक विधायक अंधेरी ईस्ट के रमेश लटके उनकी डेथ हो गई, बचे 55 विधायक। 55 विधायक में से 2/3 यानी 37
अगर आप जो है दल बदलू कानून से बदला जाते हैं तो आपको 37 विधायक साथ में लेके जाना पड़ेगा, और अगर 37 विधायक आपके पास नहीं होते हैं तो आपको बाई इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इस समय कोई भी उपचुनाव में जाने के मूड में नहीं है। और रहा सवाल बीजेपी का, बीजेपी हर कदम फूंक फूंक के रख रही है। जो अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी, जिस बात का जिक्र आपने किया, उस मामले के बाद बीजेपी सारी चीजों को देख रही है। अगर 37 विधायक होते हैं तो मामला आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अभी खबर आ रही 26-27 विधायक है, लेकिन अभी संजय राउत से हमारी बात हुई कुछ देर पहले। संजय राउत ने कहा कि 18 से 19 विधायक ही सिर्फ मौजूद हैं, और आज जो मीटिंग दोपहर को हुई थी 33 विधायक यहाँ पे हैं, और 5-6 विधायक जो है मुंबई में अगल बगल में है। उनके एक विधायक अनिल परब जो है ईडी ऑफिस में बैठे, उनसे पूछताछ चल रही है, और उनके एक और ही विधायक जो इनको सीबीआई ने बुलाया, उनसे पूछताछ चल रही है। तो ये सब नंबरों का खेल है। 37 का अगर आंकड़ा आपके पास है तो आगे सरकार गठन में काम हो सकता है। अगर 37 नहीं है तो दल बदलू कानून के तहत जो है आप सबको रिजाइन देना पड़ेगा, और रिजाइन देने के बाद जो है फिर वहां पे वापस चुनाव करवाए जाएंगे। तो उपचुनाव की स्थिति में यहाँ कोई नहीं है। लेकिन एक सवाल, अमित, एक छोटा सा सवाल, क्या मतलब एमवीए में कुछ ऐसी बात चल रही है क्या कि सीएम का चेहरा बदला जाए विद इन एमवीए? देखिए, शरद पवार ने साफ तौर पे कहा है कि उद्धव ठाकरे जो भी निर्णय लेंगे, अगर वो बदलाव भी चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं। लेकिन जिस तरह से विधिमंडल नेता के पद से जो है इनको हटाया गया एकनाथ शिंदे को, निश्चित तौर पे यहाँ पे उद्धव ठाकरे ने जवाब दे दिया कि हम झुकेंगे नहीं। अगर आपको बात करनी है तो बैठ के बात करिए, समाधान निकलेगा, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। इसी के तहत जो है ये कार्रवाई की, और तुरंत जो है अजय चौधरी को जो है विधिमंडल का नेता बनाया गया। और मैं आपको बताऊं कि शिवसेना भवन पे इस समय जब मैं बात कर रहा हूं, शिवसैनिक हजारों की संख्या में वहां पे है, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, सांसद हैं, ये सारे अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और 7 बजे मैं आपको बताऊं सांसदों के साथ, शिवसेना सांसदों के साथ उद्धव ठाकरे की बैठक भी है यहाँ पर। और 8 बजे के बाद शरद पवार मुंबई आने वाले हैं। अमित जी, एक छोटा सा सवाल, खतरा बड़ा है कि छोटा है? खतरा बहुत बड़ा है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं कि हम नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए। और फिलहाल